हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम टीचिंग मेथड्स करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाले हैं, बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो हम सिर्फ यहाँ टीचिंग मेथड्स ही नहीं करेंगे, उससे पहले हम लैंग्वेज की बात करेंगे और लैंग्वेज के बाद जो है हम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज की कुछ बातें करेंगे और फिर धीरे धीरे हम टीचिंग मेथड्स की तरफ बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे और लोग जो है कनेक्ट हो रहे हैं। उससे पहले मैं दो बातें आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये कि ये जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन होती है ये बहुत ही यूज़फुल होती है, क्योंकि आपको कुछ बातें जो आज आपने पढ़ी है, हाल ही में आपने पढ़ी है, वो आपको अच्छे से याद रहती है और फिर एग्जामिनेशन में आपको वो क्वेश्चंस के आंसर्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरी बात जो मेरा विश्वास है कि आपकी ये जो 2 दिन की क्लासेस रहेगी ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि बहुत से क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से मिलने वाले हैं। ये मेरा विश्वास है। तो हम शुरू करते हैं लैंग्वेज से कि लैंग्वेज क्या है, फिर हम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे टीचिंग मेथड्स की तरफ बढ़ेंगे। तो लैंग्वेज की हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें एक बॉय जो है वो बाइसिकल राइडिंग कर रहा है, एक स्विमिंग हो रही है और कहीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा जा रहा है। तीनों ही क्या है? तीनों ही स्किल है। तो स्किल बेस्ड चीजें हैं तीनों ही। भाई आप बाइसिकल लर्निंग करते हैं, बाइसिकल राइडिंग सीखते हैं, तो ये एक स्किल है और इस स्किल को आप सीखते हैं। किसी भी स्किल को सीखा जा सकता है। स्विमिंग को आप सीखते हैं, इसी तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप सीखते हैं। थोड़ी आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे आपको वो चीज़ आने लगती है, आप एफर्ट्स लगाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि चीज़ें आपकी एफर्टलेस हो जाती है, मतलब नेचुरली वो चीज़ें होने लगती है। तो खुशी की बात यह है कि लैंग्वेज भी एक तरीके की स्किल है। इसका मतलब इसे भी सीखा जा सकता है। जिस तरीके से बाइसिकल राइडिंग सीखते हैं, जिस तरीके से स्विमिंग सीखते हैं, जिस तरीके से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, उसी तरीके से लैंग्वेज को भी सीखा जा सकता है, क्योंकि लैंग्वेज क्या है? एक स्किल है। अब देखिए, मैंने एक बात की कि लैंग्वेज भी एक बाइसिकल राइडिंग की तरह स्किल है। अगर आप पिछले पेपर्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि लैंग्वेज उसी तरीके की स्किल है जिस तरीके से बाइसिकल राइडिंग है या बाइसिकल लर्निंग है। तो आप जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे आपको लगेगा कि यही तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस आप थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा और जो भी लिखा हुआ है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें याद रहे। तो यहाँ पे आपने देखा एक चीज़ लिखी हुई है कि लैंग्वेज इज अ स्किल। और हम आगे बढ़े और ये देखते हैं कि 3 पॉइंट्स आपके निकल के आते हैं। यही क्वेश्चन बन जाता है कि पहला पॉइंट है लैंग्वेज इज अर्नड, लैंग्वेज को अर्न किया जाता है। लैंग्वेज इज लर्नड, लैंग्वेज को सीखा जाता है। एंड लैंग्वेज इज नॉट अ पेरेंटल प्रॉपर्टी, लैंग्वेज कहीं भी पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है कि जैसे आपको सीधा ही वो गिफ्ट के रूप में मिल गई। ऐसा नहीं होता, आपको उसे सीखना पड़ता है, आपको उसे अर्न करना पड़ता है। इट इज नॉट अ पेरेंटल प्रॉपर्टी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लो कि दे दिया कि लैंग्वेज के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, और उसमें आपको ये दे दिया जाए कि लैंग्वेज एक पेरेंटल प्रॉपर्टी है, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट अ पेरेंटल प्रॉपर्टी। लैंग्वेज इज अर्नड, लैंग्वेज इज लर्नड एंड लैंग्वेज इज नॉट अ पेरेंटल प्रॉपर्टी। अब हम लैंग्वेज के स्किल्स की बात कर लेते हैं। और लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती है, आप सबको पता होगा, आप सबने इन्हें पढ़ रखा होगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल्स है जिसको हम LSRW से डिनोट कर देते हैं। LSRW, तो 4 ये स्किल्स हैं। और ये चारों स्किल्स को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, एक तो है रिसेप्टिव स्किल और एक है प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल मीन्स आप जो रिसीव करते हैं। और अगर मैं रिसेप्टिव स्किल्स की बात करूं तो लिसनिंग जो है आप रिसीव करते हैं, रीडिंग को भी आप क्या करते हैं? रिसीव करते हैं।
तो लिसनिंग और रीडिंग आपकी रिसेप्टिव स्किल्स होती है। और उसी तरीके से प्रोडक्टिव स्किल जो आप प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस क्या करते हैं, आप स्पीकिंग को प्रोड्यूस करते हैं, आप राइटिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पीकिंग और राइटिंग दोनों ही क्या है, प्रोडक्टिव स्किल्स है, और लिसनिंग और रीडिंग जो है वो क्या है, वो आपकी रिसेप्टिव स्किल्स है। देखिए रिसेप्टिव स्किल्स जो है वो क्या है, पैसिव स्किल्स होती है, वो आपकी पैसिव स्किल्स है। रिसेप्टिव स्किल्स आर पैसिव स्किल्स। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिव स्किल्स, वो क्या होती है, वो एक्टिव होती है, वो एक्टिव स्किल होती है। तो रिसेप्टिव ऑर्गन्स कौन से हुए, अब लिसनिंग कहां से हो रही है, ईयर से हो रही है, तो हमारा रिसेप्टिव ऑर्गन क्या हुआ, ईयर हुआ। और रीडिंग कहां से हो रही है, आईज से हो रही है, तो हमारा रिसेप्टिव ऑर्गन आई भी हो गया। तो रिसेप्टिव ऑर्गन्स जो यहां पे लिखा हुआ है, रिसेप्टिव ऑर्गन्स क्या होंगे, ईयर्स एंड आईज क्या होंगे, रिसेप्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो आपको पता चला कि जो चारों स्किल्स है उनको हमने रिसेप्टिव स्किल्स में और प्रोडक्टिव स्किल्स में यहां बांट दिया है। और आप ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से याद रहें। फिर एक नेचुरल ऑर्डर की हम बात करते हैं कि नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग जो है लैंग्वेज क्या है। कोई भी लैंग्वेज को सीखने का जो नेचुरल ऑर्डर होता है वो क्या होता है, लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग। ये क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार आ चुका है, तो कहीं भी इसको लेके कहीं भी आप गलती ना करें, आप बार बार इसे याद कर लें। LSRW है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये आपका एक ऑर्डर है जिसे हम नेचुरल ऑर्डर कहते हैं। अब एक बात आप ध्यान रखें कि एक बच्चा, आप देखिए आप मदर टंग जो है वो कैसे सीखता है। सबसे पहले हम वो आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ें वो सुनता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जो है वो कुछ बोलने लगता है, और उसके बाद हम उसे स्कूल भेजते हैं जहाँ वो क्या करता है, रीड करता है, सबसे पहले सिंबल्स को देखता है, और फिर उसके बाद जो है वो लिखना स्टार्ट करता है। तो ये LSRW क्या है, एक ऑर्डर है, और यही नेचुरल ऑर्डर है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। अब हम लैंग्वेज के कुछ फीचर्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है, लैंग्वेज इज नॉट अ पेरेंटल प्रॉपर्टी। ये तो आपको बात समझ आ ही गई थी, हमने थोड़ी देर पहले ही अभी बात की थी कि लैंग्वेज कहीं भी पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। और दूसरा जो है वो है लैंग्वेज इज एन अर्नड प्रॉपर्टी। इसे क्या किया जाता है, अर्न किया जाता है। और लैंग्वेज इज अ सोशल एसेट, ये एक तरीके का सोशल एसेट है। और लैंग्वेज इज अ conventional and traditional and as a result of evolution। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन जो है, मतलब देखो क्या होता है, लैंग्वेज का विकास होता है। जो हम इवोल्यूशन की बात करते हैं वो क्या है, विकास की बात करते हैं कि धीरे धीरे लैंग्वेज का विकास हुआ, और ये ट्रेडिशनल थी, कन्वेंशनल थी, और वहीं से उसका विकास होते होते ये हमारे तक जो बदलती हुई फॉर्म में या जैसे भी आज की फॉर्म में वो पहुंच गई है। और फिर जो है वो है पीपल कैन अर्न एंड लर्न लैंग्वेज बट कैन नॉट मेक इट। लैंग्वेज को बनाया नहीं जाता है कि हम चलो बैठ जाएं 10 जने आओ लैंग्वेज बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। क्या करता है, हम किसी भी लैंग्वेज को अर्न करते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज को लर्न करते हैं। ऐसा नहीं कि 20 लोग बैठ गए कि चलो लैंग्वेज बनाते हैं, नहीं। लैंग्वेज ट्रेडिशनल है, लैंग्वेज कन्वेंशनल है, वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशन से ही चलती आ रही है, और हम उसे लर्न करते हैं या उसे अर्न करते हैं, हम उसे बना नहीं सकते हैं। और इसी तरीके से ये बहुत बड़ी बात है कि लैंग्वेज इज ऑलवेज चेंजिंग एंड अ डायनामिक प्रोसेस। लैंग्वेज क्या है, चेंजिंग है और एक डायनामिक प्रोसेस है। लैंग्वेज मृत नहीं है, लैंग्वेज लिविंग होती है और डायनामिक है। मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें चेंजेस होते रहते हैं। जो आपने शायद हम 14th सेंचुरी की जो लैंग्वेज देखते हैं और आज की लैंग्वेज देखते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज जो है उसमें आता रहता है, और उस चेंज को हम स्वीकार भी करते हैं। और उस चेंज को स्वीकार क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लैंग्वेज चेंजिंग है और इसमें चेंजेस होना जो है वो स्वाभाविक है, ये डायनामिक है, ये डेड नहीं है, ये लिविंग है। क्योंकि जिस तरीके से लिविंग बीइंग्स में चेंजेस होते हैं उसी तरीके से लैंग्वेज में भी चेंजेस होते रहते हैं। तो ये आप जो फीचर्स हैं इसके समझ गए होंगे। इसके बाद जो है
हम कुछ पार्ट्स की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज के कुछ पार्ट्स है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। मैं सीधा ही टीचिंग मेथड्स की तरफ नहीं आया हूं, धीरे धीरे पहले हम एक बेस बनाते हैं, हम यहां बात करते हैं लैंग्वेज की और उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे, फिर हम मूव करेंगे टीचिंग मेथड्स की तरफ। ये देख लीजिए आप, यहां पे सिंटैक्स है और सिंटैक्स जो है वो किससे रिलेटेड होता है? इट इज रिलेटेड टू सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। तो आप देखते हैं एक सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कह देते हैं? सिंटैक्स कह देते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो टर्म है वो क्या है? वो है आपके सिंटैक्स। इसी तरीके से सिमेंटिक्स जो है वो क्या है? मीनिंग से रिलेटेड होती है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आएगा कि आपसे पूछेंगे कि सिंटैक्स किससे रिलेटेड है? वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और सिमेंटिक्स किससे रिलेटेड है? वो मीनिंग से रिलेटेड है। और फिर फोनेटिक्स किससे रिलेटेड है? आपको पता है कि ये साउंड से रिलेटेड है। तो फोनेटिक्स जो है वो साउंड से रिलेटेड है। और इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी जो है, तो जो हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं वो क्या है? स्टडी ऑफ वर्ड्स है, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड देयर रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स। और इसमें क्या आता है कि उसके जो पार्ट्स हैं उनकी बात आ जाती है, प्रीफिक्स की बात आ जाती है, सफिक्स की बात आ जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आ जाती है। वो सारा जो एक नामकरण होता है पूरा, वो मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। तो आपको पता है सिंटैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सिमेंटिक्स मीनिंग से रिलेटेड है, और फोनेटिक्स साउंड से रिलेटेड है, और फिर मॉर्फोलॉजी आपको पता चल ही गया कि ये स्टडी ऑफ वर्ड्स है। चाहे हम प्रीफिक्सेस की बात करते हैं, सफिक्सेस की बात करते हैं, या फिर हम कोई इसी तरीके से कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसकी बात करते हैं, वो सब किस में आता है? मॉर्फोलॉजी में आता है। फिर हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश की बात करते हैं। आपको लैंग्वेज के बारे में सब पता चल चुका है। अब हम आते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ, कोई सिद्धांत होते हैं कि हाँ लैंग्वेज के क्या प्रिंसिपल्स हैं, लैंग्वेज को कैसे सीखा जा सकता है, किस तरीके से हम लैंग्वेज को अक्वायर जो है वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज की कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनकी बात करेंगे और थोड़ी थोड़ी बात करते हुए हम टीचिंग मेथड्स की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। अब नेचुरलनेस क्या होता है कि यहां लिखा है कि नेचुरल एनवायरनमेंट मस्ट बी क्रिएटेड फॉर अ चाइल्ड। जब क्लासरूम में वो बच्चा कोई सीख रहा है तो हमारा हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करे। जिस तरीके से मदर टंग को हम कैसे सीखते हैं? हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखते हैं। तो हम जो टारगेट लैंग्वेज या हम जो आप जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, टारगेट लैंग्वेज है जो L2 है आपकी, जो लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्लासरूम में जहां भी है वहां एक नेचुरल एनवायरनमेंट उसका एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। चाहे वो हम कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है या कुछ पिक्चर्स है या फ्लैश कार्ड्स है, बहुत सी चीजें हैं जिससे एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चा आसानी से चीजों को सीख ले। और इसके बाद जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। तो आप देखें यहां क्या है? अ चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग मोर रैपिडली व्हेन ही इज एक्सपोज्ड टू इट। अब क्या है कि जैसे मदर टंग सीखते हैं, तो मदर टंग किस तरीके से सीखते हैं हम? क्योंकि हम उस लैंग्वेज के अंदर रहते हैं। तो यहां द एनवायरमेंट मस्ट बी लोडेड विद द टारगेट लैंग्वेज, जो कि टारगेट लैंग्वेज जो हमें सिखानी है उससे भरा हुआ होना चाहिए एनवायरनमेंट पूरा का पूरा, कि बार बार वो लैंग्वेज यूज हो। जिस तरीके से मदर टंग सीखते हैं, अपने आप ही तो सीख जाते हैं, हम लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में होते हैं और उसी लैंग्वेज में के एनवायरनमेंट में रह कर क्या है हम लैंग्वेज को सीख जाते हैं। उसी तरीके से हमें एनवायरनमेंट जो है वो लैंग्वेज का क्रिएट करना चाहिए कि बार बार वही टारगेट लैंग्वेज को बोला जाए, वैसा ही एनवायरनमेंट बनाया जाए और उसी लैंग्वेज में बच्चे को रखा जाए कि वो धीरे धीरे अपने आप ही उसके पैटर्न्स को ग्रहण कर ले। तो इसका मतलब जैसे हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे तो डायरेक्ट मेथड का ये जो दोनों ही बातें की है हमने, डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कह देते हैं कि जिस तरीके से एक बच्चा सीखता है वैसे ही सिखानी है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस डायरेक्ट मेथड पे भी लागू होता है।
अगर मैं ये बात करता हूं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर की बात करता हूं, तो ये भी डायरेक्ट मेथड का सबसे बड़ा गुण है कि लैंग्वेज के अंदर, टारगेट लैंग्वेज के अंदर बच्चे को रखा जाए और वो धीरे धीरे क्या करता है, उस लैंग्वेज के पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर उसे समझने लगता है और धीरे धीरे वो लैंग्वेज को बोलने लगता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर है। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ये लैंग्वेज लर्निंग इज अ स्किल लाइक साइकिलिंग, स्विमिंग एटसेट्रा, सो इट शुड बी ऑटोमेटिक, दैट इज अ हैबिट। ये ऑटोमेटिक होनी चाहिए, एक हैबिट बन जानी चाहिए इसकी। जैसे हम बात करते हैं, आप जैसे स्ट्रक्चरल सिचुएशनल लर्निंग की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल टीचिंग की बात करेंगे, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग की बात करेंगे, या ऑडियो लिंगुअल मेथड की बात करेंगे, उसमें क्या होता है, उसमें सेंटेंसेस की जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, ड्रिलिंग करवाई जाती है, बार बार बुलवाया जाता है, तो उससे क्या होगा, एक हैबिट फॉर्म होती है और ऑटोमेटिक बन जाती है वो चीज़, ऑटोमेटिकली आप सेंटेंसेस को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। तो लैंग्वेज एक हैबिट है, ये माना गया कि लैंग्वेज एक हैबिट है। देखिए क्या हुआ था कि बिहेवियरिस्ट जो आए थे, बिहेवियरिस्ट आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम, लैंग्वेज एक बिहेवियर है, एक वर्बल बिहेवियर है, और इस बिहेवियर को हम एक्वायर कर सकते हैं या हम इसे ट्रेन कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया था कि इसकी प्रैक्टिस की जाए और बार बार कोई चीज करने से हम क्या करेंगे, उसकी हैबिट में आ जाएंगे, और वो हैबिट जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, वो ऑटोमेटिक चीजों को डिलीवर कर देती है। तो लैंग्वेज को क्या माना गया है, लैंग्वेज को एक हैबिट यहां पे माना गया। और एक प्रिंसिपल है कि लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, कि हम हैबिट को फॉर्म करें, और वो हैबिट कैसे फॉर्म होगी वो आपको पता है, वो प्रैक्टिस से होगी, वो ड्रिलिंग से होगी। बार बार जब हम चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो हैबिट में आ जाते हैं। तो आपको पता है साइकिलिंग है तो एक हैबिट में आ जाते हैं, स्विमिंग है एक हैबिट में हम लोग आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। देखो कई ऐसा नहीं है कि हर मेथड ये कहता है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि मदर टंग को यूज किया जाना चाहिए। उनका जो मेन कहने का भाव है वो ये है कि हम नोन से अननोन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। जब नोन से अननोन की तरफ बढ़ते हैं तो चीजें ज्यादा समझ आती है। तो एक मैक्सिम है जो आप पढ़ते हैं, नोन से अननोन की तरफ मूव करते हैं। तो नॉन लैंग्वेज कौन सी है, मदर टंग हमारी नॉन लैंग्वेज है। अननोन क्या है हमारे लिए, जो टारगेट लैंग्वेज है वो अननोन है। तो हम नोन से अननोन की तरफ जो मूव कर रहे हैं वो प्रिंसिपल कहता है, मतलब वो है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, कि हम नोन से अननोन की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत से जो लिंग्विस्ट हैं वो कहते हैं कि मदर टंग को यूज किया जाना चाहिए। आप जैसे जैसे मेथड्स में पढ़ेंगे, बहुत से मेथड्स ऐसे हैं जो मदर टंग के यूज को अलाउ नहीं करते हैं, और कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो मदर टंग के यूज को अलाउ करते हैं। फिर आपका है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रपोर्शन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर तो आपको समझ आ गई, वो क्या है, LSRW आपका प्रॉपर ऑर्डर है। और प्रपोर्शन की बात क्या है कि हमें हर स्किल पे इक्वल प्रोपोर्शन में हमें अटेंशन देनी चाहिए, उस पर फोकस रखना चाहिए। जैसे मैं कहूं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों ही जो स्किल्स है उस पे बराबर अटेंशन हमें देनी चाहिए, क्योंकि चारों ही स्किल को इंटीग्रेटेड रूप से ही आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पे ज्यादा आपने अटेंशन दे दी और 3 पे नहीं दिया, 2 पे ज्यादा दे दी, 2 पे नहीं दी, 3 पे ज्यादा दे दी, 1 पे नहीं दी। ऐसा हमें नहीं करना है। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर तो आप समझ ही गए, LSRW। अब देखो कि ये जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की आगे बात करेंगे तो वहां तो क्या था कि रीडिंग और राइटिंग पे ही फोकस किया जाता था। तो इसका मतलब वहां प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन कहीं भी लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां तो किस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, रीडिंग पे या फिर राइटिंग पे। तो लिसनिंग और स्पीकिंग पे तो कहीं भी ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए कि चारों स्किल्स पे बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप ढूंढेंगे कहीं तो आपको मिलेगा कि इंटीग्रेटेड रूप से ये जो चारों स्किल्स हैं
उन्हें पढ़ी जानी चाहिए इंटीग्रेटेड रूप से, मतलब एक समाहित करके चारों ही जो स्किल्स है उसे पढ़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल जो हम बात कर रहे हैं वैसे ही आएंगे, कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। आप थोड़ा सा जब आप एग्जाम दे रहे हो तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आपको लगेगा कि आपको वो चीज आ रही है। नेचुरल ऑर्डर की मैंने बात की, वो है LSRW। J.A. ब्राइट जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज किया था। इन्होंने ऑर्डर दिया था LSWR, तो इन्होंने आर को जो है वो बाद में रखा, रीडिंग को बाद में रखा। हालांकि ऑर्डर आपका क्या है, आपको ध्यान रखना है LSRW, लेकिन J.A. ब्राइट ने जो ऑर्डर दिया था वो क्या ऑर्डर है, वो है LSWR। तो उन्होंने राइटिंग को पहले रखा। इन्होंने कहा कि जैसे राइटिंग है तो हम कुछ सिंबल्स को समझेंगे, तो वो जब लिखते हैं तो हम कुछ सिंबल्स को समझते हैं और उससे क्या होता है, हमारी रीडिंग जो है आसान हो जाती है। ये J.A. ब्राइट का मानना था, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोग जो सभी एक मत है जिस चीज़ पे, वो यही है कि नेचुरल ऑर्डर जो है वो आपका वो क्या है, LSRW है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैसिव एंड एक्टिव वोकेबुलरी। देखिए क्या होता है कि आपकी कुछ वोकेबुलरी होती है जो पैसिव वोकेबुलरी होती है, जो आप बोलने में यूज नहीं लेते हैं, जो आप शायद लिखने में यूज नहीं लेते हैं, लेकिन जब उसकी बात की जाती है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब आप सुनते हैं तो आप उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन जब वो आपके राइटिंग में आ जाए, जब वो आपके स्पीकिंग में आ जाए, तब वो क्या है, आपकी एक्टिव वोकेबुलरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पैसिव वोकेबुलरी को एक्टिव वोकेबुलरी में चेंज करे, इतने प्रयास करवाए बच्चे से कि वो क्या करे कि वो जो पैसिव वोकेबुलरी होती है उसको एक्टिव वोकेबुलरी की फॉर्म में लेके आए। अ टीचर शुड मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू ब्रिंग द वर्ड्स फ्रॉम पैसिव वोकेबुलरी टू एक्टिव वोकेबुलरी। तो दो वोकेबुलरी है, आपको समझ आ गई, वो है एक्टिव वोकेबुलरी एंड पैसिव वोकेबुलरी। तो पैसिव वोकेबुलरी होती है, मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसे शब्द होंगे जब मैं बोलूंगा तब आपको याद आते हैं, अच्छा हाँ ये शब्द तो सुना हुआ है, इसका मतलब ये होता है, लेकिन आप कहीं भी उसे राइटिंग में या फिर स्पीकिंग में यूज नहीं करते, मतलब कि वो कहीं दिमाग में पीछे पड़े हुए हैं और अगर सुनते हो तो याद आ जाते हैं, लेकिन आप वैसे ही बोलने और लिखने में उन्हें यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसिव वोकेबुलरी को कन्वर्ट करें एक्टिव वोकेबुलरी में, उसे ऐसे एफर्ट्स जो है वो करने चाहिए। फिर जो है वो आपके प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई ना कोई मोटिवेशन तो रहता ही है हमारा, और मोटिवेशन से ही सारी दुनिया चल रही है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज को सीखने में, किसी भी काम को करने में मोटिवेशन तो ज़रूरी होता ही है। इसकी कुछ टेक्निक्स जो है वो है, पहली जो है अराउजिंग टेक्निक है कि कई बार ये होता है कि आप स्लीपीनेस फील करते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, तो उसके लिए आपको जगाया जाता है कि भाई जागो, कुछ करना है आपको, कोई हिम्मत देता है, टीचर आपको हिम्मत देता है, तो वो अराउजिंग टेक्निक होती है। फिर आपको है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक्स। तो एक गोल जो होता है वो एक्सपेक्टेड गोल पता होता है, एक बच्चे को एक हम गोल डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ आपको पानी है, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा आपको करके दिखाना है, तो ये एक्सपेक्टेंसी टेक्निक होती है। ऐसा होता है क्लास के अंदर टीचर कुछ गोल्स देता है बच्चे को कि मुझे आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, आपका ये गोल होना चाहिए, ये गोल है और इसे पूरा करके दिखाओ। तो इससे क्या होता है, एक बच्चा मोटिवेट होता है। फिर आपकी जो है वो इंसेंटिव टेक्निक है, और इंसेंटिव टेक्निक में तो आपको पता है कि हम कुछ प्राइजेज रख देते हैं, अवार्ड्स रख देते हैं, उससे क्या है एक स्टूडेंट काम करता है और आगे बढ़ता है। तो ये लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं, लैंग्वेज में यूज किया जाना चाहिए इसे। फिर इसके बाद जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के बारे में आप समझ लें कि आप जनरल लाइफ में भी क्या करते हैं, बहुत सी चीजें सेलेक्ट करते हैं,
सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करने का मतलब क्या, चूज करते हैं आप चीज़ों को, चूज करना। आप देखिए कीवर्ड ध्यान रखना, ये सिलेक्शन आ गया, चूज वर्ड आ जाता है, तो सिलेक्शन में तो चूज करते हैं चीज़ों को। और ये सिलेक्शन है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है क्या, किस अजम्पशन पे बेस्ड है, ये बहुत बड़ी बात है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टीच द होल लैंग्वेज, होल सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज विद इन अ शॉर्ट पीरियड। कि एक लैंग्वेज सिस्टम है, उसको क्या है, हम को इतना बड़ा सिस्टम है, उसको क्या एक शॉर्ट टाइम पीरियड में तो पूरे का पूरा हम पढ़ा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं कि ये इतना सिलेबस जो है वो हम यहां पढ़ा देते हैं। तो हम सेलेक्ट करते हैं, और ये इस अजम्पशन पे ही बेस्ड है कि एक पूरे सिस्टम को, लैंग्वेज को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक पार्ट जो है, एक सिलेबस जो है वो क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए हमने इतना मटेरियल सेलेक्ट कर लिया। तो बहुत सी चीज़ें होती है, टाइम को भी हम देखते हैं, एज को भी हम देखते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके पीछे मेन अजम्पशन जो है वो इसी पे है कि हम एक मतलब बड़े सिलेबस को, बड़े कंटेंट को जो है वो कभी भी छोटे पीरियड में पूरा नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की, तो क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होती है वाइल सेलेक्टिंग द टीचिंग मैटर, द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी, आप सेलेक्ट कर रहे हो चीज़ों को, भाई हमें क्या पढ़ाना है, एक टीचर सेलेक्ट करता है। देखिए बुक बनती है ना, ऐसे ही नहीं बन जाती बुक, आप सोचते हो किसी ने लिख दी और वो बात हो गई, नहीं। ये सब बातें ध्यान में रखी जाती है कि हमने जो सिलेबस लिया है उसको किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे हमने क्या क्या वर्ड्स को हमने रखना है, किस तरीके के सेंटेंसेस को हमने रखना है, उन सब पे पहले काम किया जाता है और फिर जो है एक सिलेबस बनता है जो कि एक सेलेक्टेड सिलेबस होता है। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी को हम ध्यान रखते हैं कि वही शब्द ज्यादा रखे जाते हैं जो बार बार यूज होते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे पता चलता है कि बार बार यूज होते हैं। देखो क्या होता है कि एक कॉर्पस होता है, कॉर्पस क्या होता है, बहुत से टेक्स्ट का कलेक्शन होता है। आज तो बहुत चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई, आप एक क्लिक में पता चला सकते हैं कि फादर वर्ड जो है उसकी रैंक क्या है, ये कितनी रैंक पे है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सब चीजें आपको पता चल सकती है। और तो आज तो कंप्यूटराइज्ड युग है, पता चल जाता है। तो पहले भी ऐसा होता था कि एक कॉर्पस जो है वो रहता था, उससे पता चलता था ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार यूज होते हैं। आप देखते हैं कि फर्स्ट क्लास में कैसे वर्ड्स यूज होंगे, सेकंड क्लास में कैसे वर्ड्स लाएंगे, थर्ड में कैसे लाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होते हैं कि इन्हें कितनी बार यूज किया गया है। और ये तो इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना होता है सिलेक्शन में। रेंज का ध्यान रखना होता है कि द नंबर ऑफ सिचुएशन इन विच अ वर्ड कैन बी यूज्ड, वो होती है रेंज। रेंज का मतलब समझो आप क्या है, नंबर ऑफ सिचुएशंस जिसमें वर्ड को यूज किया जाता है। आपसे अगर रेंज का क्वेश्चन आएगा तो रेंज के साथ एक वर्ड आप याद कर लो, सिचुएशन। रेंज, सिचुएशन, नंबर ऑफ सिचुएशन जिसमें एक वर्ड को यूज किया जाता है वो क्या होती है, रेंज होती है। जैसे स्काई और हैव की बात करता हूं मैं। स्काई जो वर्ड है वो आप एक सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, स्काई स्काई है। और हैव जो है मैं कह सकता हूं कि आई हैव डन माई वर्क, तो वो हैव का उस सेंस में यूज किया। मैं कहूं कि आई हैव अ पेन, वो पोजेशन के सेंस में यूज हो गया। अगर मैं कहूं कि आई एम हैविंग डिनर, तो वो टेकिंग के सेंस में हो गया। तो हैव की रेंज क्या हुई, ज्यादा हुई, और स्काई की रेंज थोड़ा कम है। तो मैं पहले जो है वो ध्यान रखूंगा कि हाँ, जो रेंज ज्यादा वाले वर्ड्स हैं उनको पहले पढ़ाया जाए। उसके बाद अवेलेबिलिटी की बात करते हैं कि क्या मटेरियल अवेलेबल है, उसको पहले पढ़ाया जाए। मेरे क्लास के अंदर मान लो कि मेरे पास कुछ सामान पड़ा है, ये पेन है, मैं पेन के बारे में बात करूंगा। जो अवेलेबल है उनकी बातें ज्यादा करेंगे, जो हमारे पास है जो भी मटेरियल, उससे हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और फिर जो है वो कवरेज की बात हो रही है। अब आप जैसे आपने रेंज के लिए सिचुएशन की बात की थी, वहीं द कैपेसिटी ऑफ अ वर्ड टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए एक सीरियल वर्ड है, तो सीरियल वर्ड में क्या होगा कि उसमें पल्सेज आ जाएगी, वीट्स आ जाएगी, तो बहुत से वीट आ जाएगी, पल्सेज आ जाएगी, तो बहुत सी चीजें आ जाती है। तो वो क्या करती है, वो बहुत से वर्ड्स को कवर कर लेती है।
बहुत से, मैं स्वीट की बात करता हूं तो स्वीट वर्ड जो है वो बहुत से, जितने भी आपके और स्वीट हैं, मान लो कि स्वीट में तो बहुत से स्वीट होगी, बर्फी हो सकती है, गुलाब जामुन हो सकता है, रसगुल्ला हो सकता है, वो क्या कर ले, वो स्वीट क्या कर लेगी, उस सबको कवर कर लेते, तो उसकी कवरेज जो है वो ज़्यादा है, वो वर्ड्स हम पहले यूज़ करें और उसी के आधार पे टीचिंग हो। और टीचेबिलिटी जो है वो क्या है कि टीचेबिलिटी हो, मतलब चीज़ों को पढ़ाए जाने योग्य हो। मतलब कि मैं कहूँ कि अगर मेरे पास कोई ऐसा मटेरियल होगा जिसको मैं अच्छे से टीच कर पाऊँ, जैसे कॉन्क्रीट मटेरियल है, जैसे मैंने कहा कि पेन है, बुक है, ये है, तो वो क्या है, वो पढ़ाने में आसान रहता है। और फिर है आपकी लर्नेबिलिटी, और लर्नेबिलिटी में मतलब वो बच्चे के लर्न करने लायक चीज़ें हो। ऐसा नहीं कि हम, सबसे बड़ी बात इसमें एज को ध्यान में रखते हैं, एज को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि एक बच्चा क्या लर्न कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट क्लास में हम H2O पढ़ाने लग जाएं, हम केमिस्ट्री की बातें करने लग जाएं, ऐसा नहीं होता। तो लैंग्वेज में भी ऐसा क्या करना है हमें कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एज के अकॉर्डिंग है वो शुरू करें, हम धीरे धीरे उसको क्या है हम आगे लेके जाएं। तो ये है आपका सिलेक्शन। फिर आता है आपका ग्रेडेशन। ग्रेडेशन में हम दो बातें पढ़ते हैं। पहले तो क्या होता है, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, मतलब उसकी ग्रुपिंग करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका सीक्वेंस जो है वो बनाते हैं। आपने देखा होगा कि एक सिलेबस बनता है, आपका जो भी सिलेबस बना हुआ है उसमें क्या होता है, एक ग्रुपिंग होती है पहले कि हमें ये चीज़ें पढ़ानी है, फिर उसका एक सीक्वेंस जो है वो दिया जाता है। ऐसा ही लैंग्वेज में होता है कि हम लैंग्वेज में क्या करते हैं कि पहले ग्रुपिंग करते हैं और उसके बाद सीक्वेंसिंग करते हैं। और सीक्वेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। तो ग्रेडेशन में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा या ग्रुपिंग होगी, और फिर क्या होगी, सीक्वेंसिंग होगी। सीक्वेंसिंग में क्या आएगा कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। और ये जो है आपकी ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग भी किस आधार पे होती है, जैसे ये एक तो फोनेटिक ग्रुपिंग होगी, जैसे साउंड के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर लेते हैं। हमने सोच लिया कि यार कैट बैट रैट मैट, ये ग्रुपिंग कर ली हमने। देखो थोड़ा सा समझना कि ये ग्रेडेशन कैसे हुआ। पहले हमने ग्रुपिंग की कैट बैट रैट हैट मैट, तो ए साउंड की जो ग्रुपिंग है वो कर ले। फिर हमने किया पिन टिन सिन, ये वर्ड्स हमने कर लिए। तो देखिए दो ग्रुप्स बन गए, ये ए साउंड के, ये ई साउंड के। जैसे हमने कहा पिन है, हिट है, पिग है, तो ये वर्ड्स हमने अलग ले लिए, ये वर्ड्स अलग ले लिए। तो ये क्या हुई, फोनेटिक ग्रुपिंग हो गई। अब हम इनकी सीक्वेंसिंग करेंगे कि पहले ये पढ़ाऊं या पहले ये पढ़ाऊं। तो जनरली आपने देखा है कि पहले ए साउंड के वर्ड्स पढ़ा दिए जाते हैं, कैट बैट हैट मैट रैट। वो ऐसा लगता है कि वो आसान है इसलिए वो पहले पढ़ा दिए, और फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ई साउंड हो गई तो वो बाद में पढ़ा दिए। तो देखो हमने ग्रेडेशन में क्या किया, पहले हमने ग्रुपिंग की और उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने इसे सीक्वेंस दे दिया कि पहले ये पढ़ाएंगे फिर ये पढ़ाएंगे। तो ये क्या हुआ, देखो बहुत आसान सी बात है कि यहां हमने ग्रुपिंग की और फिर सीक्वेंसिंग की। सीक्वेंसिंग कैसे हुई, पहले सिंपल और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ हमने मूव किया। इसी तरीके से लेक्सिकल ग्रुपिंग होती है। जैसे लेक्सिकल ग्रुपिंग, ये जो आपसे देखिए लेक्सिकल ग्रुपिंग है, सिमेंटिक ग्रुपिंग है, बहुत ओवरलैपिंग वाली सी बातें हैं। अगर बहुत आगे बढ़ेंगे तो कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन कैसे आने वाला है, लेक्सिकल ग्रुपिंग जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। मान लो मैंने एक सिचुएशन ले ली फैमिली, और उस फैमिली में क्या हुआ, आपको पता है कि फैमिली में मदर फादर, और ये एक यूनिट पूरी आ गई, मदर है, फादर है, या फिर ब्रदर है, सिस्टर है। ये जो है वो क्या है, आपका सिचुएशन पर आधारित होती है। तो और इसी तरीके से ग्रामेटिकल ग्रुपिंग क्या होगी, आपको पता है ग्रामेटिकल यूनिट में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, फ्रेजेस हैं जो ग्रामर के होते हैं, वो क्या है, ग्रामेटिकल आपकी ग्रुपिंग होती है। मतलब हम एक पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। और इसी तरीके से सिमेंटिक ग्रुपिंग है, और सिमेंटिक ग्रुपिंग क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग होता है। तो आप ध्यान रखें सिमेंटिक ग्रुपिंग कहाँ होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। और
लेक्सिकल ग्रुपिंग सिचुएशन पर आधारित होगी। ग्रामेटिकल यूनिट मैं कहूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है उसके आधार पे होती है, फ्रेजेस के आधार पे होती है। और फिर जो है आपकी एक फोनेटिक ग्रुपिंग जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसी तरीके से जो सीक्वेंसिंग होगी वो भी ऐसी होगी, ग्रामेटिकल सीक्वेंसिंग होगी, लेक्सिकल सीक्वेंसिंग होगी, सिमेंटिक सीक्वेंसिंग होगी। कि ग्रामेटिकल सीक्वेंसिंग में क्या हुआ कि छोटे सेंटेंसेस पहले ले लिए, फिर आपने धीरे धीरे बड़े सेंटेंसेस ले लिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर लिया। इसी तरीके से लेक्सिकल ग्रुपिंग हो जाएगी। इसी तरीके से आप जो है वो सिमेंटिक ग्रुपिंग जो है वो करेंगे। तो आपको समझ आया कि ग्रुपिंग होती है पहले और उसके बाद क्या होती है, उसके बाद हम मूव करते हैं किसकी तरफ, ग्रुपिंग के बाद सीक्वेंसिंग की तरफ मूव करते हैं। इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी है, और प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी क्या कहती है कि लैंग्वेज इज बेसिकली स्पीच। तो लैंग्वेज तो क्या है, स्पीच है, और इट शुड बी स्टार्टेड विद हियरिंग साउंड एंड स्पीकिंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज स्पीच है। बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस होगी जिनकी स्क्रिप्ट है ही नहीं, जो रिटन फॉर्म में है ही नहीं, फिर भी तो लैंग्वेज है वो। इसका मतलब लैंग्वेज तो स्पीच है, बेसिकली वो स्पीच है। तो ऐसा माना जाता है कि लैंग्वेज को जो है वो पहले स्पीच मानना चाहिए और फिर उसे सिखाना चाहिए। जैसे हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो वो तो यही मानते हैं कि लैंग्वेज स्पीच है, और उस वहीं से स्टार्ट होती है, कि बोलने से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब जो लैंग्वेज को स्पीच मानते हैं वो क्या करेंगे, वो स्पीकिंग से ही स्टार्ट करेंगे, लिसनिंग और स्पीकिंग से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी है। और इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट है। आपको पता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है, मोटिवेशन है या इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे तो क्या होगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए एक छोटी सी बात है, इतनी बात चलती हुई हम एक बात करते हैं कि एक बार क्लास में क्या था कि बच्चे खिड़की से कहीं बाहर झांक रहे थे। तो टीचर ने कहा कि भाई देखो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप खिड़की से बाहर झांक रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो बच्चों ने कहा कि सर आप क्लास का एनवायरनमेंट जो है वो इंटरेस्टिंग बना दीजिए, बाहर जैसा। हम तो यहाँ क्लास में झांक लेंगे, तो हमें तो झांकना है, बाहर झांकना या फिर क्लास के अंदर देखना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी कि हम क्लास को इंटरेस्टिंग बना दे। क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कैसे बना सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स से बना सकते हैं, और मटेरियल को एवरीडे लाइफ से हम लोग जो है वो रिलेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से वेरियस एक्टिविटीज़ हम लोग करवा सकते हैं जिससे कि इंटरेस्ट डेवलप हो जाए लैंग्वेज में। और उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग बहुत बड़ी बात है। देखिए नोइंग द थिंग्स एंड डूइंग द थिंग्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सी बातें जीवन में आप जानते हैं लेकिन आप करते नहीं हैं। तो नोइंग कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि आप बहुत सी चीज़ें जानते हैं। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू नो एवरीथिंग इन लाइफ या यू नो अ लॉट इन लाइफ, लेकिन अगर आप करते नहीं हैं तो वो कोई काम के नहीं है। तो डूइंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ डूइंग की बात करते हैं। साइकिल आपने चलाई तभी आप अब मान लो कि आपको साइकिल चलाने की नॉलेज है, दिमाग में है, पढ़ लिया आपने, ऐसे चलाएंगे। पहले आप बैठेंगे, फिर क्या है धीरे धीरे उसे आगे पुश करेंगे और वो चलेगी। ये नॉलेज लेके क्या करेंगे, आपको चलानी तो पड़ेगी। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप चीज़ों को करने से ही सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। फिर जो है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। ये बहुत बड़ी बात है कि अ टीचर शुड अडोप्ट मैनी अप्रोचेस टू रीच द गोल। हमें गोल तक पहुंचना है, बहुत सी अप्रोचेस हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए जब हम मेथड इरा में थे, अब तो पोस्ट मेथड इरा में आ गए हैं कि कोई भी, हम ये मानने लगे हैं कि कोई भी एक मेथड जो है वो मैं नहीं कह सकता कि सफिशिएंट है। बहुत सी अप्रोचेस, बहुत से मेथड्स मिल के आप कोई भी जो लगता है जो गोल तक हमें पहुंचाए वो हम यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि जो सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग थी या फिर ऑडियो लिंगुअल मेथड था वो तो स्ट्रक्चर बेस्ड थे, या ऑडियो लिंगुअल में जो था वो बिहेवियरिज्म जो है वो लागू होता था। मतलब आप हैबिट फॉर्मेशन की बात होती थी, बिहेवियरिज्म की बात होती थी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात होती थी। और ग्रामर ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो वो अलग था, वो मतलब ग्रामर बेस्ड था।
तो अपने अपने तरीके से सभी एक एक बातें करते हैं, एक एक अप्रोच पे बेस्ड होते हैं। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज टीचिंग में, जो अप्रोच आपको लगे, मल्टीपल अप्रोच से हम अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। जैसे वो सोशल हो सकती है, फंक्शनल हो सकती है। फंक्शनल अप्रोच क्या होती है कि हम मीनिंग की बात करते हैं कि लैंग्वेज का एक फंक्शन है, और वो लैंग्वेज का फंक्शन क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। और हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज का फंक्शंस जो होते हैं वो कम्युनिकेशन है। जैसे बहुत से कम्युनिकेशन के फंक्शंस होते हैं, कम्युनिकेशनल फंक्शंस होते हैं, एडवाइस देना है, या फिर मैं कहूँ कि प्रपोजल है, या फिर आस्किंग फॉर समथिंग है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, यानी कि कम्युनिकेशन फंक्शन है। तो फंक्शन की बात फंक्शनल अप्रोच हो सकती है, सोशल अप्रोच हो सकती है, कल्चरल अप्रोच हो सकती है, बिहेवियरल अप्रोच हो सकती है, फोनेटिक अप्रोच हो सकती है, सिचुएशनल अप्रोच हो सकती है, स्ट्रक्चरल अप्रोच हो सकती है। सिचुएशनल अप्रोच क्या है कि हम सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक पेन दिखा रहा हूँ और मैं कहता हूँ दिस इज अ पेन, तो मैं जो ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, रियलिया दिखा रहा हूँ या ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ या मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, वो सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि मैं सिचुएशन कोई रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करूँगा क्लासरूम के अंदर। सिचुएशनल अप्रोच कहती है कि हम कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशंस है, मान लो कि मैं ये कहता हूँ कि आई विल स्लैप यू, तो ये स्लैप का जो मैंने एक्शन किया, वो डेमोन्स्ट्रेशन जो है, जेस्चर जो है, वो भी क्या है, एक तरीके की मैंने सिचुएशन क्रिएट की। जब मैंने आपको ये बताया कि दिस इज अ पेन, ये भी एक सिचुएशन क्रिएट करना है। मैंने कोई फ्लावर समझाना है आपको और फ्लावर मैंने बोर्ड पे जो ड्रॉ कर दिया, वो भी क्या है, एक तरीके की सिचुएशन है। और एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है जो ये मानती है कि लैंग्वेज क्या है, एक तरीके से स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। हाँ, एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, ये तो पता ही है आपको कि जो बोले वो अच्छा बोले, सही बोले। तो धीरे धीरे पहले जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन की बात करते थे तो वहाँ एक्यूरेसी क्या होती थी, फॉर्म की एक्यूरेसी होती थी। मतलब कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ग्रामेटिकली एक्यूरेसी की, ग्रामेटिकली वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो बाद में धीरे धीरे हम बात करने लगे कि यार जो हमारी एक्यूरेसी है वो कॉन्टेक्स्ट की होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट की मतलब जिस संदर्भ में हम बात करें ना, वो कॉन्टेक्स्ट की एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो वो जो भी हम बात करें, चाहे वो ग्रामेटिकल एक्यूरेट हो चीज़ें या फिर वो कॉन्टेक्चुअल एक्यूरेट हो, तो वो होनी चाहिए, मतलब वो सही होनी चाहिए, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस की बात। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ। चीज़ों को लाइफ के साथ जोड़ने से क्या होता है, हम चीज़ें जल्दी सीखते हैं। मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लो वो लाइफ से रिलेटेड होता है तो आप जल्दी सीखते हैं। तो लैंग्वेज के को भी इसी तरीके से सीखा जा सकता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ये बहुत बड़ी बात है कि ये इमिटेशन से हम लैंग्वेज सीखते हैं। ये भी एक फीचर है लैंग्वेज का कि लैंग्वेज को हम इमिटेट करते हैं। लैंग्वेज को इमिटेट करने का मतलब क्या है, लैंग्वेज की हम नकल करते हैं। भाई हमने अपने पेरेंट्स को बोलते हुए देखा, हमने सराउंडिंग में बहुत से लोगों को बोलते हुए देखा, वही तो हम क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। आपने देखा है कि कई घर की भाषा बहुत मीठी होती है, कहीं क्या है कि बहुत अक्खड़ भाषा बोल रहे हैं तो वो बच्चा भी अक्खड़ भाषा सीख जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, इमिटेट करता है। मतलब इमिटेट का मतलब होगा नकल करता है। तो हम नकल करके ही सीखते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको इमिटेट करते हैं और फिर लैंग्वेज को हम बोलते हैं। ये भी एक प्रिंसिपल है। और फिर अब हम बढ़ते हैं हमारे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरफ। ये आपने कुछ प्रिंसिपल्स किए, बहुत से लोग धीरे धीरे जुड़ चुके हैं और प्रिंसिपल्स की बात की हमने, लैंग्वेज की बात की, और अब हम बात करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जैसे कि आपको पता है, इसमें तीन चीज़ें बहुत आप बार बार पढ़ेंगे जो कीवर्ड्स है, ग्रामर, देन ट्रांसलेशन एंड देन वोकैबुलरी। तीन चीज़ों की मैं बात करूँ। ग्रामर जो है वो आपको पता है कि ग्रामर को हम सोल मानते हैं यहाँ। और फिर जो है वो आपकी दूसरी जो बात है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की जाती है उसमें, और एक वोकैबुलरी की लिस्ट होती है जो कि आइसोलेशन में होती है। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो उसकी एक अलग से सेपरेट एक लिस्ट होती है। देखिए हुआ ये था कि आज से अगर मैं 500 साल पीछे जाऊं तो लेटिन भाषा की बात करता हूं, तो लेटिन भाषा को क्या था कि आज जिस तरीके से वाइडली स्प्रेड इंग्लिश है, उसी तरीके से लेटिन भाषा भी वाइडली स्प्रेड थी। वो
चाहे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट में और पॉलिटिकल फील्ड में लेटिन ही यूज़ होती थी, इसी तरीके से बोली भी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इटालियन आई, इंग्लिश आई, फ्रेंच आई, तो वो धीरे धीरे हावी होने लगी और लेटिन भाषा जो है वो क्या हो गई, वो एक ओकेजनल सब्जेक्ट बनकर रह गई, ओकेजनल सब्जेक्ट बनकर रह गई। अब क्या था कि वो पढ़ते तो थे ही और पढ़ाना था, उसका जस्टिफिकेशन क्या था? उसका जस्टिफिकेशन यही था कि ये मेंटल डिसिप्लिन को क्या करती है कि इम्प्रूव करती है, या हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है उसको डेवलप करती है, ऐसा माना जाने लगा। क्योंकि वो उसमें हम ग्रामर पढ़ते थे और उसमें हम रीडिंग करते थे, उसमें हम ग्रामर को पढ़ते थे और उसमें हम ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ते थे। तो कोई ऐसी साइकोलॉजी तो थी नहीं हमारे पास कि लैंग्वेज को कैसे पढ़ाया जाए। तो जिस तरीके से लैटिन को पढ़ाया जाता था पहले, और उसी तरीके से क्या हुआ, जैसे जैसे ये इंग्लिश आई या इटालियन आई, फ्रेंच आई, इन भाषा को भी बिल्कुल उसी मेथड से पढ़ाया जाने लगा। जैसे लेटिन को पढ़ाया जाता, तो लेटिन को कैसे पढ़ाया जाता था? ग्रामर के थ्रू पढ़ाया जाता था। ग्रामर तो बहुत रिगरस प्रैक्टिस होती थी उसमें। फिर ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ाया जाता था, वोकैबुलरी की उसकी एक अलग से लिस्ट होती थी। तो वही मेथड जो है वो इन भाषाओं के लिए, दूसरी भाषाओं के लिए यूज होने लगा। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्योंकि लेटिन भाषा के लिए यूज किया जाता था, वो क्लासिकल लैंग्वेज थी, तो इसको हमने क्लासिकल मेथड भी कह दिया, ओल्ड मेथड भी कह दिया। तो ये अब इंग्लिश के लिए, इटालियन भाषा के लिए, फ्रेंच के लिए, इनके लिए क्या हुआ, यूज होने लगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो कुछ फीचर्स की हम बात कर लेते हैं जो इसका गोल था। जैसे लेटिन को क्या किया जाता था, वो ऐसा माना जाता था कि हम जब लेटिन सीखते थे या उसे पढ़ाया जाता, तो मेन पर्पस जो था वो क्या था, रीडिंग था। तो यहाँ द गोल ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज क्या है, टू रीड इट्स लिटरेचर एंड टू रिसीव मेंटल डिसिप्लिन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो अब क्या है कि यहाँ हम बात करेंगे कि जो इसका मेन गोल था वो क्या था, रीडिंग। रीडिंग एक मेन गोल था, और मेंटल डिसिप्लिन हमारा क्या होता है, वो पनपता है इससे, और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो है वो डेवलप होती है। ये तीन जो बातें हैं वो आप ध्यान रखें। एक तो क्या है, ये रीडिंग, टू रीड इट्स लिटरेचर एक गोल था, और फिर रिसीव मेंटल डिसिप्लिन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बाय रीडिंग द फॉरेन लैंग्वेज। की जब हम फॉरेन लैंग्वेज की रीडिंग करते हैं तो क्या होगा, हम क्या रिसीव करेंगे, मेंटल डिसिप्लिन और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो रिसीव करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि गोल जो था वो रीडिंग था, और उस रीडिंग से क्या हो रहा था, हम मेंटल डिसिप्लिन रिसीव करते थे और साथ में हमारी बौद्धिक जो क्षमताएं थी वो बढ़ती थी। तो यही जस्टिफिकेशन दिया गया था लेटिन भाषा को जब पढ़ाया गया था। तो यही जस्टिफिकेशन दिया गया था जब लेटिन जब एक सब्जेक्ट के रूप में आ गया था। तो वही मेथड यहाँ और भाषाओं के लिए अप्लाई होने लगा था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का गोल क्या होता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का गोल क्या है? टू रीड इट्स लिटरेचर एंड टू रिसीव मेंटल डिसिप्लिन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये आप बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात क्या है, रूल्स एंड ट्रांसलेशन एम्फेसाइज्ड। तो ट्रांसलेशन तो वर्ड ही ट्रांसलेशन है यहाँ, तो ट्रांसलेशन पे जोर दिया जाता था, रूल्स पे जोर दिया जाता था, क्योंकि ग्रामर है तो ग्रामर के रूल्स पढ़ाए जाते थे, ग्रामर के रूल्स को एक्सप्लेन भी किया जाता था वहाँ। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल्स है और ट्रांसलेशन है, और फिर लिखा है रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस। तो रीडिंग और राइटिंग पे ही तो मेन ध्यान था, स्पीकिंग पे तो ध्यान था नहीं, लिसनिंग पे भी नहीं था। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन कहीं भी नहीं लग रहा है इसमें। यहाँ दो स्किल्स पे ध्यान दिया जा रहा है, और वो दो स्किल्स कौन सी है, वो है रीडिंग एंड राइटिंग। और लिटिल और नो सिस्टमेटिक अटेंशन टू स्पीकिंग और लिसनिंग, और स्पीकिंग और लिसनिंग पे कोई अटेंशन जो है वो नहीं दिया जाता था। तो आपने ये फीचर्स समझ आए आपको। गोल क्या है? गोल है कि हम लिटरेचर को, फॉरेन लिटरेचर को रीड कर सके, और हम मेंटल डिसिप्लिन रिसीव कर सके, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो रिसीव कर सके। और साथ में क्या है, इसमें रूल्स की बात होती थी, इसमें ट्रांसलेशन की बात होती है, और रीडिंग और राइटिंग जो है वो उस पर ज़्यादा अटेंशन दी जाती थी, लिसनिंग और स्पीकिंग पे कोई अटेंशन नहीं दी जाती थी। और इसी के साथ वोकेबुलरी सिलेक्शन जो है वो क्या था कि जो टेक्स्ट में वोकेबुलरी आती है वही हमारी एक लिस्ट बन जाती थी। तो कहीं से
ऐसा नहीं कि एवरीडे वोकेबुलरी या कुछ मैं कहूँ कि इसके पीछे कुछ साइंटिफिक बेसिस था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि साइंटिफिक आधार भी इसमें कहीं भी ऐसा नहीं था। तो वोकेबुलरी सिलेक्शन जो था इट इज़ बेस्ड ऑन द रीडिंग टेक्स्ट, और टीचर क्लासरूम की अथॉरिटी होती थी कि वही जो है वो करेक्ट आंसर बताएगा कि मैंने जो कह दिया वो करेक्ट है, ठीक है। तो वो टीचर ही क्या करता है, वो बताता है कि ये सही है या गलत है। तो टीचर अथॉरिटी है, स्टूडेंट्स को कोई ज़्यादा छूट जो है वो नहीं मिलती थी। और सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इसकी यूनिट क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, और वो यूनिट क्या है, वो है सेंटेंस। आप कहीं हो सकता है कि कहीं बुक पढ़ी हो आपने जिसमें वर्ड लिख रखा हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी बात पे पूरा विश्वास करके आप सेंटेंस जो है वो उत्तर पे टिक करना है, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक बुक है वो सेंटेंस लिखते हैं। और मैं बताता हूं क्यों सेंटेंस है। देखिए क्या होता है कि पहले जो इससे पहले जब पढ़ाई होती थी ना, वो क्या था कि पूरी टेक्स्ट को पढ़ाया जाता था और वो ग्रामेटिकली उसको एनालाइज किया जाता था, पूरे टेक्स्ट को पढ़ाया जाता है। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ने क्या किया कि उसको सेंटेंसेस के थ्रू पढ़ाना शुरू किया। जब ट्रांसलेशन किसकी कर रहे हैं हम, सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो इन्होंने चीजों को आसान बनाया था। पहले पूरा टेक्स्ट एक यूनिट होता था, लेकिन यहां इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेंटेंस को जो है वो यूनिट बनाया। तो सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस। एक्यूरेसी इज एम्फेसाइज्ड। एक्यूरेसी भी तो जोर होगा ही। मैं कहूं कि वह जाता है, अगर आप लिख दोगे ही गो तो क्या हो जाएगा भाई, गलत है, 0 नंबर। तो ही गो तो गलत है, ही गोज बोलना पड़ेगा हमें। वह खेलता है, ही प्लेज बोलना पड़ेगा, ही प्ले तो क्या हो जाएगा, गलत है। तो एक टीचर तो ध्यान रखेगा कि वो जो भी लिखे आंसर, ये तो एक गणित की तरह है कि आपने आई प्लेज लिख दिया तो गलत है, आई प्ले लिख दिया तो सही है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता था। और ग्रामर इज टोट डिडक्टिवली। दो तरीके होते हैं, दो अप्रोचेस होती है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव जो होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है ग्रामर को। मतलब पहले रूल्स बताए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं। जैसे रूल्स मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट है और ही शी इट सिंगुलर के साथ वह फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब एक सेंटेंस करते हैं, वह खेलता है और आप लिखते हैं ही प्लेज, क्योंकि आपको पहले रूल बताया गया था, उसके बाद आप उसी रूल के थ्रू एक एग्जाम्पल को करते हैं। ये क्या है, एक डिडक्टिव मेथड है, जो कि डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड मतलब आप थोड़ा इसको डायरेक्ट मेथड उससे मत जोड़ना जो अभी हम पढ़ेंगे। मतलब डिडक्टिव जो अप्रोच होती है वो डायरेक्ट अप्रोच होती है। हम चीज़ों को डायरेक्टली बता देते हैं, रूल को डायरेक्टली बता देते हैं, रूल को हम डायरेक्टली यहाँ पे बता देते हैं। तो पहले रूल और फिर एग्जाम्पल, फर्स्ट रूल एंड देन एग्जाम्पल। एक इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव क्या होता है, जिसमें हम पहले रूल्स नहीं बताते, पहले हम एग्जाम्पल्स बताते हैं। इंडक्टिव में इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली वो रूल को इंड्यूस करता है, रूल को क्रिएट करता है। जैसे मैं कहूं कि मैं कहूं आई प्ले और फिर कहता हूं कि ही प्लेज, आई सिंग ही सिंग्स। तो आपने एक रूल बना लिया कि यार आई के साथ तो एस और एस नहीं लग रहा, लेकिन ही शी इट के साथ लग रहा है। तो आपने एग्जाम्पल से रूल क्रिएट किए, वो है इंडक्टिव अप्रोच। तो सिर्फ ग्रामर ट्रांसलेशन में ही ऐसा होता है कि डिडक्टिवली ग्रामर को पढ़ाया जाता है, बाकी सभी में तो इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। आप खुल के टिक लगा सकते हैं। तो ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली हियर। फिर नेटिव लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। भाई मदर टंग को तो यूज करते ही हम, नेटिव लैंग्वेज कह दो, नेटिव लैंग्वेज ऑफ द लर्नर, जो सीखने वाला है। तो मदर टंग को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। और ऐसा माना जाता है इट इज पॉसिबल टू फाइंड नेटिव लैंग्वेज इक्वलेंट्स फॉर ऑल टारगेट लैंग्वेज वर्ड्स। जैसे टारगेट लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनके नेटिव लैंग्वेज इक्वलेंट्स होंगे। जैसे फादर है उसके लिए पिता वर्ड होता है, तो मदर है उसके लिए माता शब्द है, तभी तो हम ट्रांसलेशन कर पाएंगे। और इसी तरीके से लैंग्वेज अबाउट द फॉर्म ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। लर्निंग अबाउट द फॉर्म ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, मतलब स्ट्रक्चर की बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्म की बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ। और वर्ब कॉन्जुगेशंस एंड अदर ग्रामेटिकल पैराडाइम शुड बी कमिटेड टू मेमोरी। वर्ड ये कॉन्जुगेशन क्या होता है, वर्ब कॉन्जुगेशन। जैसे मैं कहूँ आई गो है, ही गोज है, तो ये क्या कॉन्जुगेशंस है कि वर्ब को कैसे हम चेंज करते हैं।
वो हमारी मेमोरी में होने चाहिए। एंड फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट डेल्ट विद, और फीलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स से तो कोई लेना देना होता नहीं था। भाई आपने किया काम और गया, हमें वो क्या बच्चा क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है, उस पर कहीं भी टीचर का ध्यान नहीं होता था, या इस क्लासरूम में इस लैंग्वेज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर लैंग्वेज, लिटरेरी लैंग्वेज जो है इज कंसीडर्ड सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज। देखो स्पोकन लैंग्वेज की तो बात ही नहीं हो रही है, लिटरेरी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, और इवेल्युएशन इज डन थ्रू रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू इवेल्युएशन किया जाता है। और इसी तरीके से क्या है, कुछ और इसके फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं कि ये थोड़ा कोई क्वेश्चन पूछ भी ले कि जर्मन स्कॉलरशिप का ही परिणाम है कि वो जर्मन जो लोग थे उन्होंने इस पे काम किया था। तो ये कुछ एक नाम है जो आप स्क्रीनशॉट ले लें, उन्हें याद कर लें, अगर वैसे नहीं पूछे जाते हैं जनरली रीड के एग्जाम में। और फिर ग्रामर ट्रांसलेशन वाज इनफैक्ट फर्स्ट नोन इन द यूनाइटेड स्टेट एज द प्रशियन मेथड भी इसको कहते थे। आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि यूनाइटेड स्टेट्स में इसको किस नाम से जानते थे, वो क्या था, प्रशियन मेथड था। तो आप जान गए हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में कि ग्रामर सोल ऑफ लैंग्वेज है, ट्रांसलेशन की जाती है, तो ये भी समझ आ गई कि मदर टंग यूज होगी यहाँ पे। और ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाएगा, डिडक्टिवली पढ़ाया जाएगा, सेंटेंस इसकी यूनिट होगी, ये बात आप ध्यान रखना कि सेंटेंस इसकी यूनिट होती है। ये चार बातें तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। और फिर इसके कुछ और फैक्ट्स है कि इसको क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि लेटिन ग्रीक पढ़ाने के यूज में आती थी, वो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, इसलिए इसको हम क्लासिकल मेथड कह देते हैं। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर को अप्रिशिएट कर पाए स्टूडेंट, तो ये हेल्प करता है लिटरेचर को पढ़ने में। फिर इसकी कुछ मेरिट्स की बात कर लेते हैं, फायदे क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन। समझ आ गया होगा आपको कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है क्या। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में फॉर्म पे, स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या मैं कहूँ कि ग्रामर की बात करते हैं, सोल होती है, या फिर ट्रांसलेशन इसमें की जाती है। और यूनिट जो है वो सेंटेंस है, क्योंकि हम सेंटेंस की ही तो ट्रांसलेशन करते हैं यहाँ पे। और ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, मदर टंग को इसमें यूज़ किया जाता है। ये कुछ बातें हैं विशेष जो आपको ध्यान लग गई है, बहुत आसान है। इसके मेरिट्स, इसके फायदे क्या है, एक तो टाइम सेव करती है। भाई जबरदस्ती हमें कुछ वर्बल जिम्नास्टिक्स नहीं करनी पड़ती है कि मैं घुमा फिरा के कोई बात को कहूँगा, मैंने सीधा सा बता दिया, वह जाता है भाई ऐसे लिखना है, तो टाइम सेव होता है इससे। और ये वोकेबुलरी को बढ़ाती है, क्योंकि एक वोकेबुलरी की लिस्ट होती है इसमें, है ना। मेरिट्स बताएंगे तो कुछ खुल के ऐसे इसकी मेरिट्स बता देंगे। और इसी तरीके से बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देगी, क्योंकि मदर टंग का यूज़ हो रहा है तो बात को समझ जाएंगे हम अच्छे से। और फिर जो है ये बात जो है वो समझने वाली है कि ये एप्रोसेप्टिव थ्योरी जो होती है, एप्रोसेप्टिव थ्योरी के अकॉर्डेंस में है। मतलब कि एप्रोसेप्टिव थ्योरी क्या होती है कि ओल्ड चीज़ों को हम से कनेक्ट न्यू चीज़ों को करके हम नई चीज़ें सीखते हैं, एक कनेक्शन के थ्रू सीखते हैं। तो वो थ्योरी जो है यहाँ, क्योंकि यहाँ मदर टंग को हम जानते हैं, वो ओल्ड चीज़ है हमारे लिए, हम जानते हैं, उससे हम नई चीज़ को सीख रहे हैं जो कि टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो वही क्या होती है, ये एप्रोसेप्टिव थ्योरी होती है, जो ये बताती है कि ओल्ड कनेक्शन से न्यू चीज़ें हम सीखते हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरी जो है वो अप्लाई होती है। और एक नोन टू अननोन हम प्रोसीड करते हैं कि हम मदर टंग को जानते हैं और फिर अननोन की तरफ हम मूव करते हैं। इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग ये फिट है बिल्कुल। और करेक्ट नॉलेज आती है, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स हमें पता होते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता है। और टीचिंग एड्स की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती नहीं है कि चीज़ें इकट्ठी करो, भाई ये दिखाएं वो दिखाएं। आपको पता है कि आपने बोल दिया कि जो कुर्सी है मतलब चेयर लिख लो, तो इससे सीधा ही बात समझ आ जाती है। और फिर कॉम्प्रहेंशन को टेस्ट करने में आसानी रहती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसमें आसानी रहती है। और लार्ज क्लासेस में यूज़ हो जाती है, बहुत बड़ी बात है। भारत जैसे देश में जहाँ लार्ज क्लासेस होती है वहाँ तो यूज़फुल रहती है। आप सब ने कहीं ना कहीं इस मेथड से पढ़ाई की होगी। डीमेरिट्स आपको पता ही है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और ऐसा तो माना जाता है कि लैंग्वेज तो स्पीच है, सबसे पहले तो ध्यान देना ही चाहिए। अब इसकी बुराई करते हैं हम, ठीक है। और फिर क्या है, नो फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि स्पीकिंग पे ध्यान नहीं है। और फिर क्या है कि स्टूडेंट को फ्रीली सोचने नहीं दिया जाता है इसमें, क्योंकि टीचर का ही काम होता है, वही अथॉरिटी है, वही काम दे देता है और वो काम करना पड़ता है। और
होल टू पार्ट मैक्सिम के अगेंस्ट है ये। होल टू पार्ट, यहाँ तो क्या होता है कि पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है पैराग्राफ सिखाया जाता है। तो होल टू पार्ट नहीं है ये, पार्ट टू होल जो है वो चल रही है। एंड डज नॉट फॉलो द नेचुरल ऑर्डर, LSRW ऑर्डर को ये जो है फॉलो नहीं करती है, क्योंकि L और S को तो पूरी तरह से ये छोड़ ही देती है। ये इसके हुए आपके डीमेरिट्स। और अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड की तरफ। आपने देखा कि डायरेक्ट मेथड, सॉरी, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ साइंटिफिक बेसिस नहीं था, कोई उसका एक आधार नहीं था, वैज्ञानिक आधार नहीं था, साइकोलॉजिकल बेसिस कुछ भी नहीं था। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो लिंग्विस्ट काम करने लगे थे, बहुत से लिंग्विस्ट ने काम किया, एक रिफॉर्म मूवमेंट आया। और इसी दौरान जो था वो IPA आए थे, मीन्स इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, और वो सब आए थे। तो उन्होंने भी बात की थी कि लैंग्वेज जो है वो स्पीच है, स्पीच पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ डायरेक्ट मेथड जो है वो एक नेचुरल मेथड भी इसे कह देते हैं। नेचुरल मेथड यहाँ इनका मानना था कि जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है उसी तरीके से लैंग्वेज को सिखाया जाना चाहिए। तो एक नेचुरल मेथड है, या मैं कहूँ कि एक जैसे चाइल्ड्स लैंग्वेज होती है उसको फॉलो ये करता है ये मेथड, डायरेक्ट मेथड। और ये क्या बात करेगा, ये जो हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर की बात कर रहे थे वो है कि लैंग्वेज के अंदर जो है वो बच्चे को रखा जाए, उससे वो अपने आप क्या है कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है और फिर अपने पैटर्न्स वो बना लेता है। तो ये डायरेक्ट मेथड है। और यहाँ कहीं भी मदर टंग का यूज नहीं होगा। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि डायरेक्ट जो है वो मीनिंग आप टारगेट लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, मतलब इंग्लिश सीख रहे हैं मान लो, तो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, कि आपको इंग्लिश के एनवायरनमेंट में रखा जाए, इंग्लिश ही यूज की जाए और इंग्लिश ही बोली जाए वहाँ पे। और उसी से क्या है, आप धीरे धीरे पैटर्न्स बनाएंगे और आप अपने पैटर्न्स जो है वो क्रिएट कर लेंगे और एक दिन आप इंग्लिश बोलने लगते हैं। ये है आपका डायरेक्ट मेथड। तो कुछ बातें हम इसकी भी समझ लेते हैं कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली इन द टारगेट लैंग्वेज। ये बड़ी बात है, यहां मदर टंग का यूज नहीं होगा। अब डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का यूज कहीं नहीं होगा। बहुत आसान सी बातें हैं। डायरेक्ट मेथड का पहले तो एक मतलब समझ लो कि ये नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड मतलब जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है वही सिस्टम इसमें होता है। तो मान लो कि आपने हिंदी सीखी, तो आपने कैसे सीखी, आप हिंदी के एनवायरनमेंट में रहे। अब हम L2 सीखना चाह रहे हैं, मतलब टारगेट लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, तो वैसा ही एनवायरनमेंट बना दे, वैसा ही हम क्या है लैंग्वेज का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे क्लासरूम में। तो क्या हुआ, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली इन द टारगेट लैंग्वेज। मदर टंग का कहीं भी यूज इसमें नहीं होगा। पहली बात, जो टारगेट लैंग्वेज है वही यूज होगी। और फिर एवरीडे वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड। तो पहले वहां क्या था कि जो टेक्स्ट में वोकेबुलरी आती थी ग्रामर ट्रांसलेशन में वही की जाती थी। यहाँ एक थोड़ा सा इन्होंने कोशिश की कि यार एवरीडे वोकेबुलरी को या एवरीडे स्ट्रक्चर्स को करवाया जाए जो यूज में आने वाला है। और फिर ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। यहाँ ग्रामर के रूल्स को एक्सप्लेन नहीं किया जाता था जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किया जाता था। ग्रामर के रूल्स को कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता था, इंडक्टिवली ग्रामर को पढ़ाया जाता है। कि मान लो कि मैं कोई एग्जाम्पल्स देता रहूं, इससे एक अपने आप हम एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेते हैं, ग्रामर क्रिएट कर लेते हैं माइंड में। वो है इंडक्टिवली मीन्स एग्जाम्पल्स एंड देन वी विल क्रिएट द रूल्स बाय अवरसेल्व्स। एंड देन ओरल स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू केयरफुली ग्रेडेड प्रोग्राम्स। तो ओरल स्किल्स की बात हो रही है कि ग्रेडेड प्रोग्राम्स होने चाहिए, मतलब ग्रेडेड, आप समझते ही हैं ग्रेडिंग किस तरीके से होती है। और फिर सेकंड लैंग्वेज लर्निंग मस्ट बी एन इमिटेशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग। ये बड़ी बात है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सेकंड लैंग्वेज लर्निंग जो है वो कैसी है, वो इमिटेशन है फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग की। फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग की आपकी इमिटेशन है। जैसे आप फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं उसी तरीके से आप जो है वो सेकंड लैंग्वेज सीखें। और ये सब डिमॉन्स्ट्रेशन, पिक्चर्स, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज आर यूज्ड टू टीच द लैंग्वेज। ये सब किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बात को इंग्लिश टू इंग्लिश समझाना है तो आपको कुछ जेस्चर्स करने पड़ेंगे। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज डू नॉट गो देयर, मैं कहूँ नो डू नॉट गो देयर, तो मुझे जेस्चर्स करने पड़ेंगे, मुझे कुछ ना कुछ एक्शन से बताना पड़ेगा बातों को। डू नॉट गो देयर, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिट डाउन का मतलब ये नहीं बोल रहा सिट डाउन भाई बैठ जाओ,
ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन, सिट डाउन। तो मैं थोड़ी मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो सकता है। बोथ ओरल एंड लिसनिंग स्किल्स आर टॉट, ओरल स्किल भी है, लिसनिंग स्किल्स भी है, मतलब लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे तो बहुत फोकस किया जाता है यहाँ पे। ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन आर अवॉइडेड, ट्रांसलेशन नहीं होगी, ग्रामर के रूल यहाँ एक्सप्लेन नहीं किए जाएंगे उसके, बिल्कुल मैं कहूँ ये एंटी ग्रामेटिकल मेथड है। आपको लगेगा सब कुछ उल्टा है उससे, तो समझ लो सबसे उनसे उल्टा है, तो ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है। तो गुड प्रोनाउंसिएशन इज एम्ड एट, वहाँ तो प्रोनाउंसिएशन की बात ही नहीं होती थी, यहाँ गुड प्रोनाउंसिएशन की बात होती है। यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज इज अवॉइडेड, वहाँ तो नेटिव लैंग्वेज मदर टंग को हम यूज़ करते थे, यहाँ हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। और फिर जो है वो थिंकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज इज द गोल, भैया आप टारगेट लैंग्वेज में ही सोचो, मुश्किल है लेकिन टारगेट लैंग्वेज में ही सोचो, इसका तो गोल था भाई आप थिंक इन टारगेट लैंग्वेज। कोई बहुत से टीचर्स कहते हैं आपको भी, जब कहेंगे ना सोचो इंग्लिश में ही सोचो, बहुत मुश्किल बात है ना, ऐसा इतना आसान नहीं है। एंड वोकेबुलरी इज एक्वायर्ड नेचुरली, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ड लिस्ट होगी, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन में एक वर्ड लिस्ट थी और कोई रूल सॉरी उनके वोकेबुलरी को मेमोराइज किया जाता था, यहाँ मेमोराइज नहीं किया जाता कि एक वर्ड लिस्ट है, वो नेचुरली क्या होती है, एक्वायर होती है। एंड बोथ आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसरिंग देम आर इम्पोर्टेंट, भाई आप क्वेश्चन पूछना और आंसर देना दोनों ही जरूरी है। कम्युनिकेशन में ऐसे थोड़ा ना है कि आंसर ही आंसर देने होते हैं, आपको क्वेश्चन भी तो पूछने पड़ते हैं ना। आप कहीं ट्रेन में बैठे जाके आप बातचीत शुरू करते हैं, कहते हैं कि और भाई साहब आप कहाँ से, तो क्वेश्चन भी तो पूछना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए, ऐसे थोड़ा ना है कि वो पूछेगा और मैं आंसर दे दूंगा, क्वेश्चन पूछना तो मुझे आता ही नहीं। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सेल्फ करेक्शन फैसिलिटेट्स लैंग्वेज लर्निंग, सेल्फ करेक्शन, ऐसा नहीं कि टीचर ही करेक्ट करता रहेगा, वो टीचर जैसे आपने बोला कि सर कुछ ऐसा बोला कि सर ही गो देयर, ओके ही गोज देयर, मैं बोलूंगा ही गोज देयर, तो वो बच्चा अपने आप करेक्ट कर लेगा, अच्छा ही गोज देयर होता है, तो उसको करने देते हैं हम करेक्ट। टीचर ऐसे नहीं कहता नहीं ये गलत है आपको ऐसे बोलना है, ऐसा नहीं, तो वो सेल्फ करेक्शन होता है। फिर उसके बाद जो है सिलेबस जो है सिचुएशन टॉपिक्स पे बेस्ड होता है, और लर्निंग अदर लैंग्वेज ऑल्सो इन्वॉल्व्स लर्निंग हाउ स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज लिव, मतलब वो लोग कैसे रह रहे हैं, उस तरीके की लैंग्वेज हम जो है वो सीखते हैं, उस कल्चर को भी थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखते हैं। और वोकेबुलरी इज लर्नड बाय यूजिंग न्यू वर्ड्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस, वही सेंटेंसेस पे ही हम, ऐसा नहीं कि वर्ड्स के थ्रू सीख रहे हैं, सेंटेंसेस में चीज़ों को सीखते हैं। एंड फीलिंग्स, यहाँ भी फीलिंग्स की बात जो है स्टूडेंट्स की जो है वो नहीं की जाती है। तो ये डायरेक्ट मेथड के कुछ फीचर्स जो है वो है। और यहाँ देख लेते हैं कुछ और फैक्ट्स हैं डायरेक्ट मेथड्स के, इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल मेथड कहते हैं, रिफॉर्म मेथड कह देते हैं, फोनेटिक मेथड कह देते हैं, फोनिक मेथड कह देते हैं, एंटी ग्रामेटिकल मेथड कह देते हैं। और यूएसए में तो इसे क्या है, बर्लिज मेथड कहा था। तो बर्लिज क्या थे, मतलब उन्होंने, उनकी स्कूल्स की चेन थी वहाँ पे, मतलब बहुत से स्कूल्स थे, तो वहाँ वो यही मेथड को अप्लाई करते थे, यही प्रिंसिपल्स अप्लाई करते थे जो डायरेक्ट मेथड के थे। और इन्होंने डायरेक्ट मेथड नाम यूज नहीं किया, देखो इन्होंने अपना ही नाम रख दिया बर्लिज मेथड, तो बर्लिज मेथड नाम जो है वो रख दिया। ऐसे ही क्या है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो थे, इन्होंने भी कहीं डायरेक्ट मेथड नाम नहीं दिया था, इन्होंने भी कुछ स्कूल्स थे लेकिन इन्होंने नाम दिया था नेचुरल मेथड, तो नेचुरल मेथड वर्ड इन्होंने यूज़ किया था। तो बर्लिज जो थे वो क्या थे, वो स्कूल जो थे वो कमर्शियल स्कूल्स थे। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ कि ये नॉन कमर्शियल जो स्कूल्स थे, मतलब पब्लिक स्कूल्स जो थे, गवर्नमेंट स्कूल्स थे, उसमें धीरे धीरे फेल हो गया, क्योंकि वहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं होते थे। और ये बर्ली स्कूल और ये तो कमर्शियल स्कूल थे, खूब पैसा लेते थे, तो टीचर्स भी अवेलेबल थे और सीखने वाले भी क्या है, मोटिवेटेड लोग भी वहाँ पे मिल जाते थे। फिर डायरेक्ट मेथड को क्या है कि धीरे धीरे ये भी क्या है, थोड़ा ग्रेड नहीं कर पाया अपने मटेरियल को। और फिर क्या है, एक कॉलमैन रिपोर्ट आई थी यूएसए की, तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, और इन्होंने तो कहा था कि वापस से इन्होंने कहा था कि रीडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, रीडिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डायरेक्ट मेथड भी धीरे धीरे जाता रहा, वो फेड हो गया था। लेकिन डायरेक्ट मेथड की बातें आपने समझ ली होगी, लैंग्वेज के अंदर रखा जाता है,
डायरेक्ट लैंग्वेज में जो है वही टारगेट लैंग्वेज यूज़ की जाती है, मदर टंग को यूज़ नहीं किया जाता, ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, नेचुरल मेथड है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों स्किल्स पे जो है वो फोकस किया जाता है। और बातें आप जो है जो मतलब ग्रामर से अलग बातें हैं वो सारी इसमें लागू होती थी। स्पीच की यहाँ बात करते हैं। और इसी तरीके से मेरिट्स पढ़ लेते हैं कि नेचुरल मेथड है ये, और एक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्रिएट होती है लैंग्वेज की, फ्लुएंसी अच्छी हो जाती है, एक्टिविटीज़ से फुल होता है ये। और साथ में क्या होता है कि हमारी पैसिव वोकेबलरी से एक्टिव वोकेबलरी में वर्ड्स आते हैं। और पर्टिकुलर से जनरल चलता है। पर्टिकुलर से जनरल मतलब क्या है? पर्टिकुलर क्या होता है? एग्जाम्पल होता है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल। और जनरल क्या होता है? रूल होता है। तो ये इंडक्टिव मेथड हो गया ना, देखो एग्जाम्पल से रूल की तरफ। ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है पर्टिकुलर टू जनरल, ये भी इंडक्टिव है। मतलब पर्टिकुलर एग्जाम्पल होता है, जनरल रूल होता है। तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल, जनरल रूल। और फोकस चारों स्किल्स पे करता है। और ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह होती है तो वो लैंग्वेज को, लर्निंग को क्या करती है? आसान बना देती है। डीमेरिट समझ लेते हैं, हायर क्लासेस के लिए यूज़फुल नहीं है, लिमिटेड वोकेबलरी होती है, स्किल्ड टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए आपको, और ग्रामर को सिस्टमेटिकली नहीं सिखाती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेस सुटेबल होती है लो स्लो लर्नर्स के लिए, तो लेस सुटेबल होगी ही ये। और ये इसके डीमेरिट्स थे। इसके बाद हम आते हैं आज के लास्ट मेथड पे, वो है आपका बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल मेथड जो है वो आज का लास्ट मेथड करेंगे। फिर कल हम जो है और 3 मेथड्स को, जैसे 3-4 और मेथड्स हैं वो करेंगे। और आप पाएंगे कि आपको बहुत से क्वेश्चंस जो है वो मिलने वाले हैं इन क्लासेस से। 2 क्लासेस से आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बायलिंगुअल में। फटाफट हम कर लेते हैं। बाय का मतलब आप समझते हैं 2, तो 2 लैंग्वेजेस जो है इसमें यूज होती है। और ये देखिए बायलिंगुअल 2 लैंग्वेजेस आर यूज्ड। 2 लैंग्वेजेस को हम यूज करते हैं, यानी कि एक तो आपकी टारगेट लैंग्वेज हो गई और एक आपकी क्या हुई? मदर टंग हो गई। आई होप कि आपको बातें समझ आ रही होगी, है ना? थोड़ा बहुत थक गए होंगे आप, आराम से बिल्कुल हम बिल्कुल ही जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो करें, और यही क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लें और आराम से बातों को सुने, धैर्य से सुने। अगर आपने पानी वगैरह पीना है तो आप आराम से पानी पी के आएँ, थोड़ा 2 मिनट का आप रेस्ट ले लें। मैं यही हूँ, आपके साथ ही हूँ। आप पानी पीने जाएंगे जब तक मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ। आपके एग्ज़ाम जो है किसी का 23rd को है, किसी का 24th को है, और तैयारी आपकी लगभग जो है वो हो चुकी है। चैनल को आप लगातार वॉच करते रहते हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं आप हम सभी को। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल करवाएं, और वो भी शायद पैसा हम लोग आपसे नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल आपके लिए ये फ्री कोर्सेज हैं जो आप बहुत अच्छे से भी कर रहे हैं। जैसे हम जो क्वेश्चंस डालते हैं अभी पोल में, तो हमने देखा कि 1.5 तक जो है स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करने लगे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ब्लॉसम डिजिटल को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहें। और हम अब बाइलिंगुअल मेथड की तरफ वापस चलते हैं। 2 लैंग्वेजेस इसमें यूज़ होती है, टारगेट लैंग्वेज और दूसरी मदर लैंग्वेज। मान लीजिए टारगेट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है और मदर टंग हमारी क्या है? हिंदी है। और मदर टंग इज़ यूज टू अचीव द टारगेट लैंग्वेज, और टारगेट लैंग्वेज को अचीव करने के लिए मदर टंग का यूज़ किया जाता है। ये इसकी फिलॉसफी है। और फिर इसके बाद जो है अ टीचर्स टूल नॉट अ स्टूडेंट्स क्रच। ये बात ध्यान रख लो भाई, यहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है बायलिंगुअल मेथड से रिलेटेड। ये इतनी सी बात लिख के मैं चला जाऊंगा, और मैं आप अगर इसे नहीं समझेंगे तो एक क्वेश्चन खोदेंगे आप, जो आपका सिलेक्शन भी करवा सकता है। अ टीचर्स टूल मतलब एक टीचर ही क्या करता है? यूज करता है मदर टंग को। वो बच्चा जो है वो, उसकी कोई ये बैसाखी नहीं है कि उसको बार बार यूज करानी है। बच्चा यूज नहीं करेगा, स्टूडेंट यूज नहीं करेगा, कौन यूज करेगा? टीचर जो है वो यूज इसको करता है। तो मदर टंग का यूज टीचर करेगा, स्टूडेंट यूज नहीं करेगा। ये आप अगर क्वेश्चन ढूंढेंगे तो आपको कहीं क्वेश्चन ये मिल जाएगा। ये सीजे डॉटसन जो थे वेल्स के, इन्होंने जो है इस मेथड के बारे में बताया था, बाइलिंगुअल मेथड को दिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाइलिंगुअल मेथड किसकी देन है? ये सीजे डॉटसन जो है उनकी देन है। और
एज अ काउंटर पार्ट ऑफ द ऑडियो विजुअल मेथड। ऑडियो विजुअल मेथड जो चल रहे थे उसके काउंटर पार्ट में ही आया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑडियो विजुअल मेथड के काउंटर पार्ट में कौन सा मेथड आया था, बाइलिंगुअल आया था। देखिए ऑडियो विजुअल, हम ऑडियो विजुअल यूज़ करते हैं सिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि यार उसके लिए मदर टंग यूज़ कर लो तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, और स्टूडेंट को मत यूज़ करने दो, टीचर उसको यूज़ कर लेगा, स्टूडेंट को मत यूज़ करने दो। तो उससे क्या होगा कि उससे स्टूडेंट की प्रैक्टिस तो उसी टारगेट लैंग्वेज में ही हो रही है, लेकिन टीचर ने क्या है, टाइम बचाने के लिए वो वर्ड फटाफट उसे समझा दिया। अब हम देखते हैं आगे कि ये कुछ जो प्रिफर्ड बेसिक टेक्स्ट आर डायलॉग्स होते थे, और एक पिक्चर स्ट्रिप के रूप में कुछ डायलॉग्स होते थे जो दिखाए भी जाते थे कि उसके थ्रू बच्चा सीखता था। और उसके बाद जो है ये सैंडविच टेक्निक जो है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपसे पूछी जा सकती है कि सैंडविच टेक्निक किस मेथड में अप्लाई होती है। तो सैंडविच टेक्निक क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज यूज़ हो रही है। जैसे मान लो कि एक टीचर कोई वर्ड को बता रहा है तो वो उसको टारगेट लैंग्वेज में वो बोला, फिर टीचर ने क्या किया, उसका मीनिंग जो है वो मदर टंग में बोल दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि स्टूडेंट यूज कर रहा है उसको फिर से टारगेट लैंग्वेज में, स्टूडेंट फिर से टारगेट लैंग्वेज में यूज कर, तो टीचर ने टारगेट लैंग्वेज यूज की, फिर मदर टंग को यूज किया, बच्चे अब क्या यूज कर रहे हैं, फिर से टारगेट लैंग्वेज यूज कर। तो एक तरीके से सैंडविच टेक्निक हो गई ये कि टारगेट लैंग्वेज एंड देन मदर टंग एंड देन टारगेट लैंग्वेज। तो इस तरीके से सैंडविच टेक्निक है, बाइलिंगुअल मेथड में यूज होती है। और टीचर यूज द मदर टंग फॉर, टीचर यूजेस द, आप ऐसे लिख दें, the teacher uses the mother tongue for explaining the meaning of difficult words। तो टीचर जो है वो क्या करता है, यूज करता है मदर टंग को, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे मेक यूज ऑफ इट, वो इसका यूज करते हैं, मीन्स वो टारगेट लैंग्वेज को ही यूज करते हैं, वो मदर टंग को फिर यूज नहीं करेंगे। टीचर जो होता है वो यूज करता है मदर टंग को कोई भी डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग को समझाने की। और फिर प्रैक्टिस इसमें सेंटेंस पैटर्न्स की ही होती है, इसमें सेंटेंस पैटर्न्स की ही प्रैक्टिस करवाई जाती है। और इसी तरीके से मदर टंग इज लर्नड इन रियल सिचुएशन, तो कोई आर्टिफिशियल सिचुएशंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, रियल सिचुएशन में जो है वो सिखाई जाती है, आर्टिफिशियल सिचुएशन नहीं बनाई जाती। और कुछ फीचर्स देख लेते हैं। यूनिट ऑफ टीचिंग इसकी सेंटेंस होती है, रिगरस प्रैक्टिस ऑफ सेंटेंस पैटर्न्स दी जाती है, और मदर टंग का यूज़ होता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, हम डायलॉग्स बोल रहे हैं कुछ और फिर कहीं ऐसा नहीं है कि उसकी हिंदी बता रहे हैं, एक कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया तो वो टीचर क्या कर देगा, उसे एक्सप्लेन कर देता है, और फिर उसके बाद जो है बच्चे जो यूज़ करते हैं वो टारगेट लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। और फिर ये प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन, ये टेक्निक भी इस पे लागू होती है, जो हम आगे SLT में सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग का मेन फीचर है, ये जो प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन वो पढ़ेंगे। तो प्रेजेंटेशन क्या है कि किसी भी मटेरियल को प्रेजेंट किया जाता है, फिर स्टूडेंट्स उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और फिर एक प्रोडक्शन होता है, मतलब वो सीखते हैं, वो क्या है, प्रोडक्शन है। फिर उसके बाद जो है इसकी फिलॉसफी जो है वो ये है कि मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट्स इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स इन द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, कि मदर टंग जो होती है स्टूडेंट की, वो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में ग्रेटेस्ट रिसोर्स है, वो हेल्पफुल रिसोर्स है। ये फिलॉसफी है इस मेथड की, बाइलिंगुअल मेथड की, कि मदर टंग एक हेल्पफुल रिसोर्स है, ग्रेटेस्ट रिसोर्स है, जो कि लैंग्वेज लर्निंग, टारगेट लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करता है। और ये एक तरीके से डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का क्या है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। कैसे आपको पता है कि स्टूडेंट तो टारगेट लैंग्वेज ही यूज़ कर रहा है, और टीचर कहीं भी जब ज़रूरत होती है तो मदर टंग को यूज़ कर लेता है। तो एक कॉम्बिनेशन है ग्रामर ट्रांसलेशन का और डायरेक्ट मेथड का। मेरिट्स देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक सेंटेंस जो होता है वो इसका क्वेश्चन बन जाता है, लर्नर्स L1 स्कैफोल्ड्स L2 लर्निंग। ये स्कैफोल्ड्स का मतलब ये हेल्प करती है, L1 जो है वो हेल्प करती है L2 लर्निंग में, मतलब साफ है, मदर टंग हेल्प करती है टारगेट लैंग्वेज को सीखने में, एक तरीके का सपोर्ट देती है। यहाँ पे
मतलब कहने का है कि एक तरीके का सपोर्ट देती है। और फिर लर्नर्स बिकम फंक्शनल बाइलिंगुअल्स, तो बाइलिंगुअल्स बन जाते हैं लर्नर्स। और अवॉइड्स मीनिंगलेस एंड टीडियस पैरेटिंग ऑफ द लर्निंग इनपुट, ऐसे नहीं कि रट्टा मारना है कहीं, वो चीज़ समझ आ जाती है बच्चों को क्योंकि मदर टंग में समझा दी गई है। एंड लर्नर्स कॉम्प्रिहेंड्स ग्रामर एंड वोकेबलरी ईजीली विद L1, तो टाइम बचता है, L1 के थ्रू हर चीज़ें अच्छे से समझ जाता है, टाइम सेव होता है। और इम्पोर्टेंस इज गिवन टू L1 एंड इट्स कल्चर, तो बच्चे का कल्चर भी वैसा ही रहता है, खोता नहीं है। वो L1 का जो कल्चर है, मतलब हम जैसे हिंदी भाषी हैं तो हमारे जो कल्चर है हम उस कल्चर में ही रहते हैं। हम गुड मॉर्निंग तो सीख जाते हैं पर पैरों के हाथ लगाना नहीं भूलते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और फिर इसी तरीके से जो है इसके मेरिट्स जो है, ये कॉन्वर्सेशन को इजी बना देता है। और कोई स्पेशली ट्रेंड टीचर्स नहीं चाहिए, ये टीचर्स जो है वो जो हिंदी इंग्लिश दोनों आती हो वैसे टीचर्स जो है वो इस क्लास को पढ़ा सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स की ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि जो बात समझ नहीं आ रही है वो हम मदर टंग में यहाँ समझा देते हैं। एंड सूट्स बोथ रूरल एंड अर्बन स्कूल्स, जो अर्बन स्कूल्स है या रूरल स्कूल है, दोनों ही स्कूल्स में अप्लाई इसे किया जा सकता है। और डिमेरिट्स जो है वो तो, एक सबसे बड़ा डिमेरिट जो है वो क्या है कि हम चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम ट्रांसलेशन मेथड की तरफ शिफ्ट ना कर जाएं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिफिकल्ट जो वर्ड होता है वही समझाना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा करते करते हम पूरी बात को ही क्या करें, ट्रांसलेट करने लग जाएं और हम शिफ्ट कर जाएं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरफ, ये डर जो है वो बना रहता है। तो ये थी आज की क्लास और आपको बहुत सी बातें अच्छे से समझ आई होगी। आपका जितना भी अभी समय आपने लिया है आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। मेरी बहुत बेस्ट विशेस है आपके साथ कि आप अच्छा पढ़ें, और जो ये आपने पढ़ा है मैं भी ऐसी आशा करूंगा कि ये जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया इसमें से आपको क्वेश्चंस मिले। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा विश्वास है कि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ मिलने वाले हैं और पक्का मिलेंगे आपको, ये मेरा विश्वास है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा विश्वास है कि इस तरीके के जो भी हमने पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ मिलने वाले हैं। और आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल ये क्लास होने वाली है। और नेक्स्ट क्लास कल जो 9 बजे आपकी क्लास रहेगी उसमें भी आप लोग जो आगे के मेथड्स सीखेंगे, जो हम सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग की बात करेंगे, ऑडियो लिंगुअल मेथड की बात करेंगे, हम साथ में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात करेंगे, जो कि लेवल 2 में लैंग्वेज 2 जो है वो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। और साथ में कुछ एक दो मेथड जो है जो बीच बीच में डॉक्टर वेस्ट मेथड है या थोड़ी थोड़ी बात उनकी भी हम कर लेंगे। तो आप लोग खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें। आप जिस गोल के लिए निकले हैं ईश्वर करे कि आपको आपका गोल मिले और आप एक सिर्फ हमें नौकरी नहीं लगना है, हमें एक बहुत बढ़िया अध्यापक बनना है, हमें बहुत बढ़िया टीचर बनना है ताकि आप सोसाइटी को कुछ रिटर्न कर सके, अच्छा रिटर्न कर सके कि आपको बच्चे याद रखें। हम कल मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।